आज का जो टॉपिक है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था। चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाइए, किसी में भी चाहिए, नीट्स में जाइए, जेई में जाइए, पॉलिटेक्निक की कीजिए, एयरफोर्स की तैयारी कीजिए, कहीं पर भी जाइए, आपको फिजिक्स में यह टॉपिक या इससे रिलेटेड एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक मील का पत्थर है। तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि यदि इसमें से क्वेश्चन उसने पूछा तो इससे पहले मैंने आपको जितना पढ़ाया है चैप्टर 1 में, चाहे वो कूलम्स का नियम हो, चाहे वो वैद्युत बल हो, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो, वो सब की सब चीजें केवल इस नियम के अंतर्गत आ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं गॉस के नियम की। पहला हमारा जो टॉपिक है गॉस नियम या गाउस का नियम भी कहा जाता है इसे। यह गाउस का नियम का स्टेटमेंट होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए फ्लक्स हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, फ्लक्स का अर्थ होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही, या हम कहें किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस पृष्ठ से बद्ध या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और उसके लिए हमने फॉर्मूला भी बताया था, फाई बराबर ई इंटू ए, जहां ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्र। तो अब यहीं से हम आगे शुरू कर रहे हैं, यानी कि गाउस का जो नियम है वह भी वैद्युत फ्लक्स को ही बताता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वह यह उतने जटिल तरीके से नहीं बता रहा है आपको जितना आपने पहले पढ़ा है। यह बहुत शॉर्टकट मेथड आपको दे रहा है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यह बहुत एक शॉर्टकट मेथड से आपको बताता है। तो इसके एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि ये कितने कमाल का फार्मूला है। यदि आप गॉस थ्योरम का यूज करते हो तो कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को या अन्य चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर उससे डिटेल में आपको समझाते हैं। तो गॉस प्रमेय का जो सबसे पहले स्टेटमेंट आता है, क्योंकि बहुत बार प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में केवल इतना प्रश्न आता है कि गॉस प्रमेय का कथन लिखिए, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, गिव द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। तो उस स्थिति में आपको यह जो मैं लाइंस लिख रहा हूं यह आपको लिखनी होगी। तो क्या है गॉस नियम का कथन, क्या है गॉस नियम का कथन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। और इसका कथन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एक एक वर्ड का बहुत हम कह सकते हैं मीनिंगफुल है। तो गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यह क्या है, हमारा स्टेटमेंट है या कथन है गॉस के नियम का। अब इसके एक एक वर्ड को पकड़ करके हम ये समझेंगे आखिर कथन का अर्थ क्या है। सबसे पहले कहता है किसी बंद पृष्ठ से, तो एक ऐसा पृष्ठ लेना, पृष्ठ आप समझते हो, पृष्ठ हम जानते हैं यानी कि जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे किताब का एक पन्ना होता है वो एक पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ का मतलब वो एक ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। जैसे आप फुटबॉल ले लीजिए, यदि फुटबॉल लेंगे तो फुटबॉल का बाहर की ओर का पूरा एक क्या है, पृष्ठ है, सरफेस है, लेकिन वो सब जगह से क्या है, बंद है। तो उसके अंदर यदि आपने कोई चीज डाल दी तो वो बाहर नहीं आ रही है, वो एक बंद पृष्ठ है। तो यह भी अपने स्टेटमेंट को इस तरीके से देते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा, एक बंद पृष्ठ बना लिया। तो इतना आ गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, बाहर निकले अंदर निकले, लेकिन कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। थोड़ा सा इसको हम इधर की ओर खिसका दें, तो इसमें से कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, चाहे वो बाहर जाए चाहे अंदर आए, ये अब हम समझेंगे इस चीज को।
तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, और फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते हैं, फाई से। फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का। अब इस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, तो जितने भी आवेश हैं उन सबका आपको योग करना है। और आवेश कैसी राशि है आपको पता होना चाहिए, वह एक हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो उसको वैसे ही जोड़ा जाता है जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कुल आवेश का अर्थ है कि इस बंद पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हों उनको सबसे पहले योग कर लीजिए, तो जो आपके पास परिणामी आएगा वही कुल आवेश होगा। इसीलिए यहां पर शब्द आया है कुल आवेश, यह आएगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मान लेते हैं इसके अंदर मैंने एक आवेश रख लिया, मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश रख लिया, तो ये कहते हैं ये जो फ्लक्स होगा फाई, यह बराबर होगा क्यू जो कि कुल आवेश है, यहां पर मैं लिख भी लेता हूं क्यू, यहां पर लिख रहा हूं कुल बटे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारी क्या है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपने इससे पहले जो फ्लक्स का नियम पढ़ा था या फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, दोनों सदिश में थे और उनके बीच का कोण यदि थीटा होता था तो निकलता था फ्लक्स का मान ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ध्यान हो आपको, फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, या तो ये होता था या ये होता था, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, जहां ए को हम क्या ले लेते थे, पृष्ठ का क्षेत्रफल। एनसीईआरटी में इस ए को एस से निरूपित किया गया है, तो हम आगे के डेरिवेशंस में उस चीज को फॉलो करेंगे। तो फिलहाल पहले हमने फ्लक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन अब देखिए गॉस क्या है, बहुत सरल तरीके से आपको ये बता रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा उसके भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये क्या है, गॉस का स्टेटमेंट है, गॉस की थ्योरम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें खास खास बातें क्या है कि यह जो पृष्ठ होना चाहिए, पृष्ठ हमेशा बंद हो। पहली कंडीशन है इसकी कि यदि पृष्ठ खुला हुआ होगा, खुला हुआ का अर्थ है कि यहां से कहीं से पृष्ठ क्या हो, ओपन हो, तो वहां पर ये जो नियम है ये काम नहीं करेगा। तो फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस आवेश है तो हम कह सकते हैं इससे बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी, ये सभी दिशाओं में निकलेंगे इस तरीके से। और ये बल रेखाओं की जो संख्या होती है, इन्हीं संख्या को तो हम फ्लक्स कह देते हैं ना प्यारे बच्चों, और तो कोई नई चीज नहीं है। तो हमारा ये है स्टेटमेंट, और फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू के साथ में हम लिख लेते हैं कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है ये भी समझ लीजिए। पहले मैं संकेत के अर्थ लिख लेता हूं, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को निरूपित करता है। क्यू कुल आवेश की मात्रा, इसको निरूपित करता है। और तीसरा आया एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हो ये क्या है, ये है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ये है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक तो हमने यहीं पर बता दिया है आपको कि फाई बराबर ई इंटू ए के बराबर होता है। ई यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और ए क्या है, क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप कहिए कि इस फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, यहां पे लिख लेता हूं मैं, फाई का मात्रक क्या होगा, बराबर होगा, मैंने कहा ई का मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, कूलम के नियम में हमने समझा था वहां पर। और साथ में क्या है, ए, ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं
कि गॉस के नियम को समझ सकते हैं। ये इतना वाला पोर्शन आपको बोर्ड एग्जाम में यदि लिखने के लिए आए कि गॉस का कथन लिखिए या गॉस नियम से आप क्या समझते हैं, गॉस स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको ये पोर्शन पूरा का पूरा लिखना है। और आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, और ये पोर्शन आपके समझने के लिए। तो मुझे लग रहा है ये चीज काफी आसान थी, आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर भी आपके प्यारे बच्चों कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखिए। पिन पॉइंट आपके क्वेश्चन होने चाहिए जिनका कि मैं जवाब आसानी से दे पाऊं। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तब तक जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो अब आगे चलते हैं। अब हमने देखिए ये समझ तो लिया स्टेटमेंट, अब बात आती है कि आखिर से प्रूफ कैसे करा, किस प्रकार से इसे सिद्ध किया जाए। तो अब हम गॉस की थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि वास्तव में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका प्रूफ करना है, तो करते हैं। तो लिखते हैं गॉस प्रमेय को सिद्ध करना। तो प्रूफ करेंगे। अब देखिए गॉस ने अपनी स्टेटमेंट में सीधे कहा है बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ नियमित भी हो सकता है और अनियमित भी हो सकता है। नियमित का अर्थ है जिसकी एक रेगुलर शेप हो, जैसे कि हम जानते हैं एक गोला होता है उसकी एक शेप होती है, एक शंकु होता है उसकी शेप होती है, एक घन होता है उसकी शेप होती है। तो इनकी रेगुलर शेपें हैं। और कुछ ऐसी आकृतियां होती है जिनकी कुछ शेप नहीं होती। जैसे आप कोई एक बैलून फुला लें तो जरूरी नहीं है वो बैलून एकदम आपका गोलाकार ही बने, वो कैसा भी बन सकता है। तो हम दोनों ही स्थितियों में गॉस के थ्योरम को प्रूफ करेंगे, एक नियमित बंद पृष्ठ लेकर के और दूसरा अनियमित बंद पृष्ठ लेकर के, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम ले रहे हैं सबसे पहले नियमित बंद पृष्ठ लेकर। तो नियमित बंद पृष्ठ लेकर कैसे गॉस के थ्योरम को प्रूफ करेंगे ये समझिए। हमने नियमित बंद पृष्ठ का अर्थ है कि हमने क्या करा, एक गोला ले लिया, हमने यहां से एक गोला ले लिया, ये हमने इस प्रकार से एक गोला ले लिया, ऐसे एक गोला ले लिया, और इस गोले पर हमने कहा मान लेते हैं इस गोले का एक यहां पर ये केंद्र है, और इस केंद्र को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लेते हैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और माना इस गोले के केंद्र पर जिसको मैंने O से प्रदर्शित किया, इस पर कोई एक आवेश रखा हुआ है +Q। तो अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर आप हर बार +Q ही क्यों लेते। तो प्यारे बच्चों एक ये पैटर्न बनाइए कि किसी एक ही चीज को लेकर के सॉल्यूशन कीजिए। अब जब यदि इसकी जगह प्लस की जगह माइनस आएगा तो क्या होगा मैं ये भी आपको बताऊंगा, वो कोई समस्या नहीं। तो हमने यहां +Q आवेश रखा, और मान लेते हैं इस गोले की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को मैं यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यदि यहां पर +Q आवेश स्थित है तो क्या होगा, इस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। तो बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी, ये ऐसे निकलेंगी, ये इस तरीके से निकलेंगे, इस तरीके से निकलेंगी, और हमने कहा एक इस तरीके से निकलेंगी। तो ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वैद्युत क्षेत्र भी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस नियमित पृष्ठ पर एक यहां पर मैं एक पृष्ठ की कल्पना कर रहा हूं, क्योंकि पहला तो देखिए गॉस क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया है, एक गोला लिया है। और गोला जैसे फुटबॉल होती है, उसके केंद्र पर मैंने क्या रख दिया, +Q आवेश। तो उस +Q आवेश से सभी दिशाओं पर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम कहते हैं गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। तो मैंने पृष्ठ पर यहां पर एक क्षेत्रफल लिया है, ये मैंने एक क्षेत्रफल लिया, और मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है
वो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, सूक्ष्म पृष्ठ है ये। और इसका मान, क्योंकि एनसीईआरटी में क्षेत्रफल को एस से निरूपित किया है, उसे पृष्ठ यानी कि सरफेस एस से निरूपित कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भी हम ए न लेकर के एस ले रहे हैं। आप कोई भी संकेतांक लीजिए प्यारे बच्चों, पर आपको पता होना चाहिए किस संकेतांक का क्या अर्थ है। तो मान लेते हैं मैंने कहा पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें लिख लेता हूं सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर मैंने ले लिया डेल्टा एस, ऐसे ले लीजिए। तो यह किसकी डायरेक्शन थी? वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा थी। अब यदि यह पृष्ठ है तो पृष्ठ की दिशा हमेशा क्या होती है? पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। यदि मैं ये एक गोला ले रहा हूं तो गोले के अंदर से बाहर की तरफ जो भी पृष्ठ बनेगा उसकी डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी। इसका अर्थ है कि यदि यहां पर कोई बिंदु लूं तो पृष्ठ की डायरेक्शन क्या होगी? ये मैंने यदि बनाया तो ये डेल्टा एस की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में आप देख रहे हो डेल्टा एस यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा है। दोनों की दिशाएं क्या है? सेम है। मैं क्यों इतनी बात बता रहा हूं आपको कि वैद्युत क्षेत्र भी है, डेल्टा एस भी है? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बराबर होता है ई इंटू ए के, जहां ए क्षेत्रफल लिया था, यहां पर क्षेत्रफल को मैं एस से निरूपित कर रहा हूं। तो हमने कहा यहां पर ये एक पृष्ठ है छोटा सा जिसका क्षेत्रफल डेल्टा एस लिया है, और इससे निकलने वाला या यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई से निरूपित उसको मैं कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर एक क्या ले लिया? यहां पर एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं ये बिंदु ले लिया। इसकी दूरी क्योंकि ये पृष्ठ पर स्थित है इसलिए यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी होगी? आर ही होगी। भाई मैंने ये जो छोटा सा क्षेत्रफल लिया है ये कहां लिया है? गोले के बाहर के पृष्ठ पर ना, जैसी फुटबॉल होती है, फुटबॉल की वो डिजाइन बने हुए रहते हैं, उसी पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया। तो गोले के केंद्र से वहां तक की जो दूरी होगी वो गोले की त्रिज्या आर के बराबर होगी। तो अब हम इन सब चीजों को पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ करेंगे। तो लिखते हैं माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके पृष्ठ पर पहले लिख लेते हैं, जिसके केंद्र पर लिख लेते हैं, जिसके केंद्र पर कितना आवेश रखा था? प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। माना पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds लिया, माना पृष्ठ पर एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है? डेल्टा एस है। कितना क्षेत्रफल है? डेल्टा एस है। अतः इस डेल्टा एस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, मुझे फ्लक्स तो निकालना है, पूरे गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, उनकी संख्या ज्ञात करनी है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन मैंने पहले इस काम को करने के लिए पहले एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, मैंने कहा इससे निकालता हूं और इसी के बेस में मैं आगे का निकाल लूंगा पूरा का पूरा। तो इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो फ्लक्स का सूत्र होता है हमारे पास, निकलने वाला फ्लक्स, या जिसे आप कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है इसलिए वैद्युत फ्लक्स ही आएगा, वैद्युत फ्लक्स, जैसे हम कहेंगे फाई। अब चूंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटा है इसलिए निकलने वाला फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा, इसलिए इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे? डेल्टा लगा देंगे। यदि वो हम डेल्टा एस की जगह डी एस लेते सूक्ष्म घटक तो यहां फ्लक्स को भी डी फाई से निरूपित कर सकते थे। तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू और साथ में क्या आ जाएगा? डेल्टा एस। ई क्या है? इस बिंदु पर, ये जो बिंदु है जो पृष्ठ पर स्थित है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डेल्टा एस क्या है? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में डेल्टा एस है, तो लिखेंगे अतः
डेल्टा एस तथा ई के बीच कोण बराबर कितना होगा? 0। दोनों की दिशाएं सेम है तो कोण क्या है? 0। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। आप जानते हैं दो सदिश हैं लेकिन इनका परिणामी अदिश है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां पर पीछे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, जहां थीटा E तथा डेल्टा एस के बीच का कोण है। तो अब हम कह रहे हैं डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा आ गया। हमने कहा क्योंकि थीटा बराबर किसके है? 0 के है, तो कॉस थीटा बराबर किसके होगा? 1 के होगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये वैल्यू यदि यहां रखें तो क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस के बराबर आ गया। तो यह हमारे पास क्या हो गया? इस सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आ गया। अब प्यारे बच्चों, हमें तो क्या करना है? पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। जैसा मैं सूक्ष्म घटक यहां पर बना रहा हूं, क्या मैं ऐसा यहां पर भी बना सकता हूं? यहां पर भी मैंने ऐसा बना दिया, और इसका भी क्या होगा? जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? डेल्टा एस। इसकी भी दिशा क्या होगी? इसी दिशा में होगा। ऐसा ही मैं घटक यहां पर भी बना सकता हूं। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होगा? डेल्टा एस, और इसकी दिशा भी क्या होगी? इधर की ओर होगी, डेल्टा एस की दिशा। तो ऐसे यदि पूरे पृष्ठ पर छोटे छोटे घटक बना लूं, उनका योग कर दूं, तो मुझे इस गोले से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। तो बस इसी मेथड का आपने यूज करना है। एनसीईआरटी में समेशन मेथड यूज किया है, और आप देखेंगे बाकी बुक्स में हम इंटीग्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको दोनों को सिमिलर करके एक बार दिखा रहा हूं। तो कैसे करेंगे? हमने कहा अतः कुल फ्लक्स, अतः गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे? मुझे कुल फ्लक्स में कह दूं फाई है, तो वो इन सब छोटे छोटे फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। तो उसको मैं लिख सकता हूं समेशन डेल्टा फाई। ऐसे लिख सकता हूं मैं, सभी जगह ऐसे छोटे छोटे बना दूं, सबका योग कर दूं, तो गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई आ जाएगा। अब इस डेल्टा फाई का आपने मान रखना है, तो क्या रखेंगे? फाई इज इक्वल टू, समेशन को ऐसे ही रख दिया मैंने। अब क्या आ गया? E इंटू डेल्टा एस यहां पर रख देते हैं, यह आ गया हमारा E इंटू डेल्टा एस। अब सदिश नहीं लेना है, अदिश लेना है, क्योंकि उनके बीच का कोण क्या था? कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब इसको रखना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले के केंद्र O से एक बिंदु मैंने यहां पर लिया है, इस बिंदु जो कि पृष्ठ पर स्थित है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हम लिखते हैं क्योंकि E बराबर हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश रखा है? Q। कितनी दूरी पर? गोले के केंद्र O से पृष्ठ की जो दूरी है वो त्रिज्या r के बराबर है, तो क्या आ जाएगा? r²। अब ये वाला मान इस समीकरण में रखना है, तो रखते हैं। तो लिखते हैं आता फाई इज इक्वल टू, समेशन को मैंने ऐसे ही रख दिया, E की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², और साथ में क्या लिख लिया? इनटू डेल्टा एस। इतना काम मैंने कर दिया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q तो क्या है? Q का समेशन का अर्थ होता है छोटे छोटे घटकों का योग। तो Q तो केवल अपने आप में एक ही है, उसके छोटे छोटे घटक नहीं है, तो वह समेशन से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, वह भी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या r, वो भी कांस्टेंट है। सभी बिंदुओं पर यदि आप निकालेंगे, पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे, उनके गोले के केंद्र से दूरियां समान होगी, r होगी, इसलिए r² भी कहां आ जाएगा? बाहर। तो समेशन किसका बच जाएगा? केवल डेल्टा एस का। तो क्या करेंगे? फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और साथ में आ गया Q अपॉन r², और साथ में हमने क्या लिख लिया? समेशन, यहां पर आ जाएगा डेल्टा एस। अब समेशन डेल्टा एस का अर्थ क्या हुआ? समेशन का अर्थ होता है योग। ये जो निशान है इसको हम कहते हैं समेशन, यानी कि सभी पदों का योग। ऐसे छोटे छोटे सभी यदि घटकों का मैं योग करूं तो क्या आएगा? गोले का कुल क्षेत्रफल या गोले का कुल पृष्ठ। तो यहां पे लिख लेंगे, ये आ जाएगा कुल पृष्ठ। तो क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r², और गोले का कुल पृष्ठ क्या होगा? S के बराबर होगा। अब आप जानते हैं गोले के पृष्ठ का सूत्र होता है 4
पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखते हैं क्योंकि गोले का पृष्ठ s बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो s की ये वैल्यू यहां पर रखनी है, तो ये वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया q अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, इस s की जगह क्या रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या कटेंगे, देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर हमने क्या कर दी, गॉस की थ्योरम को प्रूफ कर लिया। यह मेथड हमने यूज किया समेशन का निशान लगा करके। आप यहीं पर चाहें तो इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो पहली बात, क्या आपको यह बात पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई है? यदि यह समझ में आ गई है तो समझ लीजिए काफी चीज आपके लिए आगे आसान होने वाली। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब तक यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो अब हम इतने पोर्शन को देखिए, यहां से लेके यहां तक का ये वाला पोर्शन जो है समेशन वाला, इस पोर्शन को बल्कि ऐसे करते हैं, इससे हम इसको आगे समझते हैं, इस पोर्शन से आगे समझेंगे इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से। तो फाई इज इक्वल टू समेशन डेल्टा फाई है, बल्कि ये ना लेकर के यहां से लेते हैं। और इसके बाद अगला स्टेप ये वाला है, अतः गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ध्यान रखिएगा। तो हमने करा, यहां पर मैं लिख रहा हूं अतः, स्टार लगा दिया, अतः गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जिसे हम फाई से निरूपित करेंगे, उसे हम इंटीग्रेशन मेथड में, जैसे मैंने वहां समेशन यूज किया था, वैसे यहां इंटीग्रेशन लगा करके डेल्टा फाई लिखा जा सकता है। समेशन निशान जैसे ऐसे होता है, इसी को हम इंटीग्रेशन में ऐसे यूज करते हैं। इंटीग्रेशन भी क्या होता है, छोटे छोटे घटकों का सभी योग। बस इसका फायदा यह है कि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज हैं, जिनको हम डायरेक्ट अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को, अपने कोई लेंथी डेरिवेशंस को काफी छोटा बना लेते हैं। आज से यदि 10-15 साल पहले की आप किताबें देखेंगे तो वहां इंटीग्रेशन मेथड यूज नहीं होता था 12th में, लेकिन जब से इंटीग्रेशन मेथड हम फिजिक्स में यूज करने लग गए, बुक्स में आने लग गया, तो आप देखेंगे कि जो पहले बड़े बड़े डेरिवेशंस थे वो अब काफी शॉर्ट हो गए। तो उसका बहुत अच्छा एक यूज है, इसीलिए आपको पहले मैंने समेशन मेथड बता दिया, अब इंटीग्रेशन मेथड आपको समझा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन मेथड में क्या आएगा, हमने कहा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी थी, आप जानते हैं ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, या इसको ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन, ये था E इंटू डेल्टा एस, इसके बराबर था। तो E की वैल्यू लिख ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख भी लेते हैं, जहां E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज पहले की तरह ही है। तो E की वैल्यू यहां रख दी, E की जगह ये आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में हमारा आ गया डेल्टा एस, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर से करेंगे। इंटीग्रेशन का अर्थ है कि कौन सी चीज बदल रही है, यहां पर डेल्टा लिख लीजिए या यहां पर आप ds भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा का अर्थ भी सूक्ष्म होता है, ds का अर्थ भी सूक्ष्म होता है, s यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जब आप सूक्ष्म लेंगे तो चाहे डेल्टा s लिखिए चाहे ds लिखिए, इसका अर्थ है ये चीज बदल रही है, बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में, ध्यान रखिएगा। इसी को मैं थोड़ा सा, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको अभी ऐसे ही रख रहा हूं। तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैंने ऐसे लिख लिया, इंटीग्रेशन यहां लगा दिया, साथ में लगा दिया डेल्टा एस। अब इंटीग्रेशन के साथ डेल्टा एस मैंने लगा दिया। अब इंटीग्रेशन का अर्थ होता है संपूर्ण योग, बिल्कुल दोनों चीजें एक ही हैं। तो गोले का छोटा सा हिस्सा कितना था, डेल्टा एस, और ऐसे ही गोले के सारे छोटे हिस्सों का यदि योग कर दूं तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखते हैं क्योंकि समाकलन या इंटीग्रेशन डेल्टा एस बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर,
जहां ये क्या है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये फाई चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ गया Q अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई समाकलन ds का अर्थ कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिख लेंगे 4 पाई, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों चीजें सेम आ गई प्यारे बच्चों। चाहे आप इंटीग्रेशन मेथड यूज कीजिए, ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने आपको यहां पर लगा करके बताया। क्लास 11th यदि आपने मेरे से पढ़ी होगी तो वहां इंटीग्रेशन हमने खूब यूज किया है। और साथ ही आप यदि मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैथ्स फॉर फिजिक्स करके हमने 2 या 3 वीडियो वहां बना के रखे हुए हैं। यदि आप उनको देखेंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन की बातें समझ में आसानी से आ जाएंगी, और मैंने वहां फार्मूलों को भी बताया गया। तो इस तरीके से हम दोबारा से उस चीज को प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हमने क्या क्या करा, गॉस के प्रमेय को सिद्ध किया, पहला कंडीशन लेकर के, नियमित बंद पृष्ठ लेकर के इसको हमने प्रूफ किया, और साथ ही हमने यहां 2 चीजें ली, एक तो समेशन मेथड जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और दूसरा हमने अभी देखा, हमने लिया है इंटीग्रेशन मेथड। तो दोनों को कंपेयर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे दोनों एक ही चीज है, वो आपके आगे यूज होगी, क्योंकि आगे की डेरिवेशंस में मैक्सिमम में हम इंटीग्रेशन मेथड ही यूज करेंगे। तो यदि प्यारे बच्चों कहीं कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखिए, और दोबारा से कह रहा हूं प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। आपकी संख्या, आपके रिस्पॉन्स हमारे अंदर एनर्जी भरते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4।